नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था भारत के अपवाह तंत्र में अपवाहों के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों, उन सब के बारे में हमने विस्तार रूप से जाना था। और उसके पहले हमने जो देखा था हमारी जो पुरानी वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया आप जाके हमारे महासाब ऑनलाइन की प्ले लिस्ट में जाके हमारे पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि भारत में किस तरह का अपवाह क्षेत्र है, किस तरह की अपवाह है, द्रोणी क्या होती है, वहां पे हमने देखा था कि प्रतिरूप क्या होते हैं, तो वर्गीकरण कितने हिसाब से है, कितने प्रकार कितने भागों में किए गए हैं, ये सब हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था। लेकिन आपको मैं आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पीछे वाली क्लास को रिलेट करके बता देता हूं कि उसमें क्या क्या हमने देखा था दोस्तों। ठीक है, भारत में अपवाह तंत्र में हमने देखा था कि अपवाह क्या होता है। तो मैं अगर आपको अपवाह में थोड़ा सा आपको जल्दी क्विक रिविजन करवा देता हूं ताकि आप उस चीज को रिलेट कर पाए आसानी से। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिविजन करवा देता हूं उसको पिछली वाली क्लास को लेके। तो अपवाह क्या होता है कि जैसे कि ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, तो इसका एक निश्चित मार्ग को अगर ये फॉलो कर रही है, एक निश्चित मार्ग को अगर ये फॉलो करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका अपवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। ठीक है, देखो, निश्चित मार्ग का अनुसरण, निश्चित मार्ग का अनुसरण, ठीक है, ये निश्चित मार्ग का अनुसरण कर रही है। क्लियर है? अब यहां पे अपवाह तंत्र का वर्गीकरण हमने देखा था कि अपवाह तंत्र का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो हमने देखा था कि इसका हमने दो भागों में इसका अपवाह तंत्र का वर्गीकरण किया हुआ है। जैसे कौन कौन से भाग देखे थे? एक हमने देखा था क्रमबद्ध, इसको हम डिटेल में देखेंगे, आज देखेंगे क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध में कौन सी नदियां आती है। एक होता है आक्रमबद्ध होता है, आक्रमबद्ध होता है ना, आक्रमबद्ध होता है। ये मेन रूप से हम आज इस पॉइंट पे फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का जो अपवाह तंत्र है वो कितने भागों में बांटा हुआ है? तो दो भागों में बांटा हुआ है। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियों को नाम से भी जान सकते हैं, अरब सागर में। ठीक है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक होती है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। मैंने कल आपको और कुछ बताया होगा, ठीक है, उसमें बोला था मैंने क्या कि एक हिमालय नदी तंत्र होता है, उसको भी नाम से जान सकते हैं, हिमालय नदी तंत्र, ऐसे भी हम पढ़ेंगे इसको। और एक होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इस नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। एक होता है हिमालय नदी तंत्र, एक होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक जो होती है अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती है, और कुछ नदियां जो होती है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और कुछ हिमालय नदी तंत्र यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं, कुछ नदियां जो होती है प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियां होती है, जिनको हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में काउंट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां हमने देखा था कि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है सर। तो एक नदी है, नदियां विभिन्न तरह की जो आकृति बनाती है उसको हम प्रतिरूप का नाम देते हैं। जैसे कि ये नदी मैंने आपको बनाया है, तो ये किस तरह का प्रतिरूप है? तो ये एक वृक्षाकार प्रतिरूप है। किस तरह का प्रतिरूप है? वृक्षाकार प्रतिरूप है। कुछ आयताकार प्रतिरूप होता है, आयताकार प्रतिरूप होता है, कुछ होता है अरीय प्रतिरूप होता है ना, कुछ अपकेंद्रीय होता है, कुछ अभिकेंद्रीय होता है। इन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज डिटेल से जानेंगे। दो पॉइंट हम अच्छे से कवर करेंगे। अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देखेंगे, अपवाह का तंत्र के प्रकार हमने देख लिए हैं, अपवाह प्रतिरूप के प्रकार हम देखेंगे। मैंने कल बताया था अपवाह तंत्र के प्रकार अलग बात है, अपवाह प्रतिरूप के प्रकार अलग बात है। ठीक है, अगर आप भारत के अपवाह तंत्र के प्रकार के बारे में बात करें तो वो होता है हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। बट अपवाह प्रतिरूप के प्रकार में हम देखते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है, जिसमें वृक्षाकार, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, आयताकार, ये सारी जब चीजें डिस्कस करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं अपवाह प्रतिरूप के प्रकार। ठीक, अब नेक्स्ट जो चीज है हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र यानी कि मैंने आपसे बात की है कि हिमालय नदी तंत्र क्या होता है। तो हिमालय से निकलने वाली जो जितनी भी नदियां होती हैं, यानी कि अगर गंगा नदी निकल रही है तो गंगा नदी में जितनी सहायक उसकी नदियां हैं वो आके इसमें मिल रही है, तो उसको हम गंगा नदी तंत्र बोलेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या होता है कि प्रायद्वीप भारत की जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि यहाँ से गोदावरी निकल रही है और गोदावरी में जितनी भी नदियां आके मिल रही है, तो उसको हम प्रायद्वीप नदी तंत्र के हिस्से में आने वाली गोदावरी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में जो प्रदीप लिखा है ना, यहाँ पे प्रदीप नहीं लिखना था, यहाँ पे प्रायद्वीप देख लेना, प्रायद्वीपीय। ठीक,
तो ये चीज हो जाती है कि हिमालय तथा प्रायद्वीप भारत नदियों में अंतर क्या क्या है। ठीक, अब देखो ये पॉइंट जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम 5-6 मिनट इसको डिस्कस कर लेंगे, बट अब जब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ना तो आपको ये पॉइंट अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो हमने क्या देखा था आगे, उस दिन हमने क्या देखा था, अपोहा के बारे में देखा था। जैसे कि अपोहा के बारे में आप थोड़ा सा मैं जल्दी से इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो अपोहा क्या होता है, एक निश्चित मार्ग में बहना, एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करना, उसकी जो नदियां हैं वो आके उसमें मिल रही है। ठीक है, इसकी ये सहायक नदियां आके मिल रही है, तो ये हमने बोल दिया नदी तंत्र, अपोहा तंत्र बोल दिया इसको क्या बोल दिया, अपोहा तंत्र बोल दिया, अपोहा तंत्र बोल दिया इसको मैंने, क्या बोल दिया दोस्तों, अपोहा तंत्र बोल दिया, ये हो गया अपोहा तंत्र। अब इसका जो पूरा एरिया होता है, ये इसका जो पूरा एरिया है इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने द्रोणी क्षेत्र बोल दिया, अपोहा द्रोणी बोल दिया, क्या बोल दिया, अपोहा द्रोणी। ठीक, क्या बोल दिया, अपोहा द्रोणी बोल दिया। लेकिन जैसे कि यहां से एक नदी निकल रही है, यहां से एक पर्वत है, पहाड़ है, ये पानी इसमें लेके आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि नदी कहां से जल ग्रहण कर रही है तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, जलग्रहण क्षेत्र के बाद अपोहा प्रतिरूप। तो ये किस तरह का प्रतिरूप बन रहा है, वृक्षाकार का प्रतिरूप बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक प्रतिरूप का नाम हो गया। ठीक है, ये चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी अच्छे से, अभी हमने रिवीजन कर लिया, फिर से एक बार देख लिया। आगे चलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, चलो आगे देखते हैं। आज का जो मेनली हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, मेन रूप से जो टॉपिक होगा वो अपोहा द्रोणी के बारे में, सॉरी यहां से हाँ नीचे आ गया ना वापस। मेन जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा अपोहा तंत्र का वर्गीकरण। अपोहा तंत्र के वर्गीकरण के बाद इसका हम अपोहा प्रतिरूप के बारे में देखेंगे, अपोहा प्रतिरूप कौन कौन से हैं, उसके बाद हम देखेंगे वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, ये क्लियर है। चलो यहां से आ जाते हैं। अपोहा तंत्र का वर्गीकरण दो भागों में हमने बांट के पढ़ेंगे, एक होता है क्रमबद्ध और एक होता है आक्रमबद्ध। दोस्तों क्रमा और आक्रमबद्ध में क्या अंतर है, तो बात करते हैं क्रमबद्ध की। देखो क्रमबद्ध का मतलब है कि जो नदियां ढाल का, मैं मैप से भी आपको बताऊंगा, ढाल का अनुसरण करती है, जो नदियां ढाल का अनुसरण करती है क्रमबद्ध नदियां कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रमबद्ध नदियां कहलाती है। क्या, क्रमबद्ध। ठीक, जो नदियां ढाल का अनुसरण करती है, यानी कि जैसे कि यहां पे मैंने बोला ये नदी है, ठीक, अब यहां पे एक पहाड़ पहले से ऑलरेडी है, तो ये मार्ग परिवर्तन करके ऐसे चले जाएगी। अब ढाल इधर है, ऐसा नहीं कि इसको बीच में से काट देगी। ठीक, कुछ नदी क्या होती है कि इसको बीच में से काट के जाएगी, लेकिन ये नदियां क्या होती है, जैसे कि मैं क्रमबद्ध की बात करूं तो यहां से ढाल इधर जा रहा है, कुछ टाइम पे इधर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होता है क्रमबद्ध, यानी कि जो ढाल का अनुसरण जो नदियां करती है उसको हम क्रमबद्ध नदियां बोलते हैं। और आक्रमबद्ध क्या होती है कि जो पहाड़ों का सीना चीर करके नदी निकल जाती है उसको आक्रमबद्ध नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्रमबद्ध नदी कहते हैं, जो कि ढाल का अनुसरण नहीं करती है। और ये नदियां जो होती है, मैं इसमें अंतर लिख के बता देता हूं, एक और क्या होती है, ये मार्ग नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है, मार्ग नहीं परिवर्तित करती है, मार्ग नहीं परिवर्तित करती है। क्या नहीं करती है, ये मार्ग परिवर्तित नहीं करती है दोस्तों। क्या नहीं करती है, मार्ग परिवर्तित नहीं करती है। जैसे मार्ग में आ रही है वैसे मार्ग में ये चलती जाती है, लेकिन ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ढाल का अनुसरण नहीं करती है। ये थोड़ी इगोइस्टिक टाइप की नदियां हैं। क्या होती है कि इनके बीच में अगर यहां से नदी जा रही है और बीच में बहुत बड़ा माउंटेन आ गया तो इसको चीर करके जाएगी। ठीक है, मतलब ईगो पे ले लेती कि नहीं, मुझे तो इसके बीचों बीच से निकलना है, इधर से मैं अपना मार्ग क्यों बदलूं, ये तो मेरे रास्ते में आया, मैं इसको अब काटूंगी। ठीक है, मतलब ये वाला सीन है इनका, आक्रमबद्ध है। तो ये क्या होती है कि अपना मार्ग नहीं बदलती है, ये नहीं, क्या नहीं करती, ढाल का अनुसरण नहीं करती है। पहली चीज तो ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि सर दूसरी बात ये है कि ये मार्ग नहीं बदलती है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो पॉइंट में एक बात ये है कि क्रमबद्ध,
तो मार्ग नहीं बदलती होगी, नहीं, ये मार्ग नहीं बदलती है, ये मार्ग परिवर्तित ये मार्ग नहीं परिवर्तित, इसमें आप लिखना मार्ग परिवर्तित करती है, ये नदी निकल लेना, ये मार्ग परिवर्तित करती है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये मार्ग परिवर्तित करती है, ये मार्ग नहीं परिवर्तित करती, ये मार्ग नहीं बदलती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाएगा क्रमबद्ध नदियां मार्ग बदलती हैं आक्रमबद्ध, तो आक्रमबद्ध मार्ग नहीं बदलती है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें बहुत सारे जो टाइप्स हैं वो जब हम जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसके पॉइंट को देखेंगे, लेकिन यहां पे आक्रमबद्ध नदियों में दो पेन पॉइंट होते हैं। एक तो होती है पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदियां होती है और अध्यारोपित नदी होती है। अध्यारोपित कौन कौन सी नदियां होती हैं? पूर्ववर्ती और एक अध्यारोपित नदी, ठीक है। तो आपको क्रमबद्ध और आक्रमबद्ध समझ में आया होगा कि क्रमबद्ध क्या होता है कि जो ढाल का अनुसरण करती है, और आक्रमबद्ध क्या होता है जो कि ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? चलो आगे देखते हैं। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको इसको समझा के और थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे कि आक्रमबद्ध वाला, जैसे कि आपने देखा होगा कि इन सब नदियों में जैसे गंगा है ना, गंगा हो गई, सिंधु हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी जो नदियां हैं ना दोस्तों, ये आक्रमबद्ध नदियां हैं, क्योंकि जैसे कि यहां से आई है, यहां पे हिमालय पर्वत आ गया, लेकिन वो हिमालय पर्वत को काट के जाएगी, ऐसा नहीं कि वो मार्ग परिवर्तित कर लेगी, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक। ये क्लियर हुआ आपको? चलो आगे इसमें हमने कुछ लिखा भी है, उसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा है अपन ने। चलो हाँ, यहां पे लिखा है भारत में जो है क्रमबद्ध, एक होती है क्रमबद्ध जो ढाल का अनुसरण करती है, ठीक। क्या लिखा है? जो ढाल का अनुसरण करती है, जो ढाल का अनुसरण करती है और मार्ग बदलती है, ये मार्ग अपना बदलती रहेगी और ढाल का अनुसरण भी अनुसरण करेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक नदी बह रही है इधर से, ठीक है, ये नदी बह रही है, और यहाँ से अगर मान लो कि कोई ऐसी ढाल आ गई है कि इस नदी को यहाँ से चढ़ के जाना है, तो ये नदी ऐसे जाके यहाँ से बहेगी, ये यहाँ नहीं जाएगी फिर, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब मैंने अगर आक्रमबद्ध की बात करी, आक्रमबद्ध वाला जो मैप है वो नीचे की तरफ हम निकाल लेते हैं, उसको क्या है, आक्रमबद्ध पे आ जाते हैं। मार्ग नहीं बदलती है, पहली चीज तो ये क्या नहीं करती है, ये मार्ग नहीं बदलती है, मार्ग नहीं बदलती है, और पर्वतों को काट कर निकलती है, ठीक है। ये क्या करती है? पर्वतों को काट के निकलती है। तो पहला पॉइंट तो हो गया इसका, मार्ग नहीं बदलती है और पर्वतों को काट के निकलती है, ठीक है। जैसे कि अब पर्वतों को काट के कैसे, जैसे कि ये नदी बह रही है यहाँ से एक माउंटेन एरिया है, लेकिन वो उसको काट के निकल जाएगी, ठीक है। अब इनको भी हमने दो प्रकार में बांटा हुआ है, एक होती है पूर्ववर्ती, एक होती है अध्यारोपित। जैसे कि पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अगर देखो, इसका आपको बेसिक सी चीजें बताता हूं। जैसे कि ये नदी जो है, मान लो कि यहां से सिंधु रिवर आती है, ये निकल रही है यहां से, ठीक है। एक समय पे यहां पे हिमालय तो नहीं था, तो यहां पे क्या होता है कि नदी आई, ये नदी गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहां पे हिमालय बन जाता है, तो ये नदी अपना मार्ग नहीं बदलती है इस हिमालय के चक्कर में, ये जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब कि हिमालय आ गया चाहे कोई आ गया, ये अपना मार्ग नहीं बदलती है, उसी को काट छाट कर आगे बढ़ जाती है। उन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी नदियां है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये सारी नदियां कौन कौन सी है? यानी कि पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां होती है, ये आक्रमबद्ध नदियों में आती है, जो अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती है, पूर्व के मार्ग का ही अनुसरण करती है। ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जैसे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कौन सा आ रहा है, यहाँ पे हिमालय है, हिमालय में ये नदी आई, यहां से इसको मार्ग को ना बदल के हुए इसी मार्ग में वापस निकल गई, यानी कि ये पूर्व जिस मार्ग में चल रही थी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ जाती है। उन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। अब देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक चीजें यानी कि जो जिस आप इनको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक होती है अध्यारोपित नदियां, है ना। अध्यारोपित नदियां क्या होती है? सपोज करो कि एक यहां पे बहुत बड़ा माउंटेन था, ठीक है, पर्वत श्रृंखला थी, क्या थी? पर्वत श्रृंखला थी। अब कुछ टाइम के बाद ये पर्वत श्रृंखला क्या हो जाती है कि धूल मिट्टियों से ये नीचे धंस जाती है और यहां से एक नदी निकल जाती है,
ठीक है, इस तरीके से एक नदी निकल जाती है और इस नदी को हम बोलते हैं अध्यारोपित नदी। और ऐसी नदियों का जो एग्जाम्पल है चंबल, बेतवा, इस तरीके की नदियों का एग्जाम्पल माना जाता है कि इन नदियों को अध्यारोपित नदी बोला जाता है। चंबल नदी को अध्यारोपित नदी मुख्य रूप से चंबल नदी को बोला जाता है। चंबल, बेतवा ये क्या है, एक अध्यारोपित नदी है। क्लियर है? जैसे कि मैंने क्या बोला कि एक यहाँ पे पर्वत श्रृंखला थी कुछ टाइम तक, है ना, ये एक पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन यहाँ पे धूल मिट्टी क्या है, दब जाने की वजह से ये बंद हो जाती है, मतलब ये धंस जाता है और इसके ऊपर से एक नदी निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं अध्यारोपित नदी। क्लियर है ये पॉइंट? इसी को क्या बोला जाता है, अध्यारोपित नदियां बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चले, चलो आगे हम देखेंगे अपोहा, भारत का अपोहा तंत्र। भारत के अपोहा तंत्र में मुख्य रूप से दो अपोहा तंत्र को पढ़ेंगे, हिमालयी अपोहा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। बस इतना ही है, आगे हम इसमें डिटेल से जानेंगे। बस इतना नहीं है, उसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ आज मुख्य रूप से वही जानेंगे। देखो अब आते हैं हम प्रतिरूप पर। ठीक है, प्रतिरूप में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसमें मुख्य रूप से जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदियां किस हिसाब का जो है प्रतिरूप बनाती है। ठीक है, किस हिसाब से कौन सी नदियां प्रतिरूप बनाती है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे अपोहा प्रतिरूप के प्रकार। अपोहा प्रतिरूप के क्या क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। या पहले मैं प्रतिरूप के बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूं। जैसे कि एक नदी है, ये सपोज दैट ये एक नदी है। ठीक है, अब एक नदी आके इसमें एक ये मुख्य नदी है, ये एक मुख्य नदी की धारा है। ठीक है, ये क्या हो गई, एक मुख्य नदी हो गई, ये हमने एक मुख्य नदी मान ली। ठीक है, यहां से कई सारी नदी इसकी सहायक नदी के रूप में आके इसमें मिल रही है। एक ये तंत्र का काम कर रही है ना, एक तंत्र का काम कर रही है। हो सकता है कि इसमें भी जाके कुछ नदियां मिल जाए, ये नदी भी इसमें आके मिल रही है कुछ। ठीक है, अब ये एक पेड़ की शाखा जैसा नहीं लग रहा है आपको कि एक पूरा पेड़ होगा, वैसा नहीं लग रहा है जैसे कि एक पेड़ होगा। तो ये जो आकृति बनी है, यानी कि जो ये आकृति बनी है ना, इस आकृति को क्या बोलते हैं, इस आकृति को बोलते हैं, यानी कि इस प्रतिरूप को जो बोलते हैं वो वृक्षनुमा प्रतिरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्षाकार का प्रतिरूप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, वृक्षाकार का प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? देखो इसका उदाहरण कौन कौन सा है, यानी कि एक नदी आई है, ये गंगा नदी भी आप जब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो ये एक नदी तंत्र के बारे में हमने बात करेंगे। तो ये गंगा नदी भी क्या है, एक तरह का वृक्षाकार प्रतिरूप है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहां से कोई प्रतिरूप से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी जानना जरूरी है ना। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे जो गंगा नदी है वो किस तरह का प्रतिरूप फॉलो करती है, जो दामोदर नदी है वो किस तरह का प्रतिरूप फॉलो करती है, नर्मदा नदी किस तरह के आकृति का प्रतिरूप फॉलो करती है। तो यहां से सीधे सीधे जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जो नदी है वो नदी तंत्र जो है जैसे कि अब हम बात करेंगे, ये हमने देख लिया कि ये किस तरह का प्रतिरूप बना हुआ है, ये वृक्षाकार प्रतिरूप बना हुआ है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से उदाहरण है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, अपकेंद्रीय। मैंने आपको पहले बताया था कि अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां होती है जैसे नर्मदा, सोन, जोहिला नदी, वो इस तरह का अपकेंद्रीय प्रतिरूप बनाती है। ये अपकेंद्रीय प्रतिरूप कैसे बनता है, जैसे कि एक पूरा का पूरा ये अमरकंटक वाला एरिया हो गया। अब यहां से कई सारी नदियां निकलती है दोस्तों, ऐसे। ठीक है, तो यहां से जो नदियां निकल रही है ये पूरा क्या हो गया, पहाड़ी रीजन हो गया। यहां से नदी क्या निकल रही है, तो ये जो है नदियां निकल के दूर दूर जा रही है, ऐसा फैल रही है। तो ये वाला जो प्रतिरूप होता है उसको हम आर्य प्रतिरूप या अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। तो अब पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी कौन से प्रतिरूप को फॉलो करती है, तो अपकेंद्रीय प्रतिरूप को फॉलो करती है। सोन नदी कौन से प्रतिरूप को फॉलो करती है, तो अपकेंद्रीय प्रतिरूप को फॉलो करती है। और ये आपका क्या होता है कि आप जब आप एमपीपीएससी में जब इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग करना होता है, यानी कि आपसे सीधे सीधे 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अपोहा प्रतिरूप के प्रकारों को बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहां से सीधे सीधे पॉइंट लिखा, उसका आप जब तक वहां पे डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, तो यहां पे अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे कि नर्मदा, सोन, जोहिला, ये सब किस तरह के प्रतिरूप को फॉलो करती है दोस्तों, अपकेंद्रीय प्रतिरूप को फॉलो करती है। ठीक है, क्लियर है? इतना आगे बढ़े, चलिए
आगे कौन सा है हमारा अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप जो है अपकेंद्रीय प्रतिरूप का विपरीत माना जाता है, टोटली विपरीत है। जैसे कि यहाँ पे पूरा एक पहाड़ी रीजन हो गया ये, है ना, ये वाला रीजन, और यहाँ से नदियां आके इसमें मिल रही है, कोई भी झील हो जाती है ना, झील भी हो सकती है। तो यहाँ पे तिब्बत और लद्दाख और तिब्बत वाला रीजन जो है इस तरह के प्रतिरूप को फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी झील है और नदियां सारी जाके इसमें मिल रही होती है, उसको प्रतिरूप को हम क्या मानते हैं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप मानते हैं, ठीक है। अब एक माना जाता है समांतर प्रतिरूप। समांतर प्रतिरूप क्या होता है सर? समांतर प्रतिरूप में क्या होता है, समांतर प्रतिरूप में क्या होता है, जैसे कि यहां से क्या हुआ, यहां से हम देखते हैं कि ये हमारा रीजन जो है, यहां से कई सारी पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट से कई सारी नदियां निकलती हैं, और नदियां निकलने के साथ साथ इसके पश्चिम में समांतर भी कई सारी नदियां निकलती हैं, ठीक। ऐसे नदी तंत्र को हम बोलते हैं समांतर प्रतिरूप। जैसे पश्चिम घाट से पूर्वी घाट की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो समांतर प्रतिरूप को फॉलो करती है। तो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारी की सारी जो नदियां हैं दोस्तों वो किस तरह का प्रतिरूप को फॉलो करती है, समांतर प्रतिरूप के फॉलो करती है, ठीक है। अब क्लियर है इतना आपको? चलो आगे पढ़े, आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कौन सा हमारा प्रतिरूप आने वाला है, जालीनुमा प्रतिरूप। जिसमें जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि यहां से एक नदी आई है, एक नदी यहां से आ गई, है ना, ये नदी आई, एक नदी यहां से आई, एक नदी यहां से, इसकी भी सहायक नदी है। तो इसमें क्या होता है, पूरा जाल जैसी नदियां फैली होती है, ठीक है। तो इस पूरी आकृति को हम बोलते हैं जालीनुमा आकृति, और होती है आयताकार नदियां। आयताकार यानी कि इसमें ट्राइंगल शेप में आके नदियां ऐसे मिल जाएगी, तो एक आयताकार आकृति बना लेती है, उसको हम बोलते हैं जैसे कि चंबल और बेतवा केन इस तरह की आयताकार प्रतिरूप बनाने वाली नदियों में आती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको ये है कि प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं। यहां से मुख्य रूप से हमने देखे वृक्षाकार प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, है ना, उसके बाद समांतर प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप। तो यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जो नर्मदा नदी है वो किस तरह का प्रतिरूप को फॉलो करती है, गंगा नदी जो है वो किस तरह के प्रतिरूप को फॉलो करती है। सिंपल से क्वेश्चन यहां पे आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आपको ये पढ़कर मजा आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, और आपने हमारे अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके कृपया वो पुराने वीडियोस को आप देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।